हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं हिमांशु निर्वाण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर सर, जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल रहे हैं और ये आर्मी कमांडर रहे हैं MGAOC के सेंट्रल कमांड इंडियन आर्मी से। और आज ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं कारगिल वॉर के जो 22 साल पूरे हो रहे हैं उस पर। कारगिल वॉर जो कि 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। एक पर्वतीय युद्ध था जिसमें कारगिल सेक्टर के अंदर जो पाकिस्तान की सेनाएं हैं, जो कि इरेगुलर उनकी आर्मी थी, इरेगुलर सोल्जर्स, और जो रेगुलर नॉर्दर्न लाइट, फिफ्थ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स थे, और SSG के कमांडोज, जो जिन्होंने घुसपैठ करके भारत के साथ एक धोखा किया, जिसमें जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक पैक्ट साइन हुआ था एवेंडन हाइट्स करने का, तो उसमें उन्होंने ये धोखा देके इंडिया को हमेशा धोखेबाजी के साथ सारी की सारी अग्रिम मोर्चों पर कब्जा कर लिया। और वहाँ से वो नेशनल हाईवे नंबर 1B पे आर्टिलरी शेलिंग उन्होंने करने लगे। जिनको वहाँ से जो जितने भी घुसपैठी आए थे उनको खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने उस टाइम ऑपरेशन शुरू किया, जिसे हम ऑपरेशन इसमें भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, और ऑपरेशन विजय जो है कारगिल में भारतीय सेना ने शुरू किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे राजन सर से कि उसके बाद से क्या क्या चुनौतियां भारत के सामने आई हैं, और उस टाइम क्या क्या जो चीज़ें हैं वो फेस करनी पड़ी थी भारत की सेना के उन शूरवीरों को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उस कारगिल के पूरे एरिया पे वापस से कब्जा किया है। और 22 साल बाद हम ये थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कोई फ्यूचर में भी कुछ हमले पाकिस्तान कर सकता है, या कोई ऐसा मिस एडवेंचर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद हिमांशु। जी। तो सर, मेरा सर आपसे सर कुछ सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि सर आप क्या मानते हैं कि सर जो इंडियन आर्मी ने जो कारगिल की चुनौतियां हैं जब आई थी, तो उनको सर कैसे अंजाम दिया सर, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, ये कारगिल का जो युद्ध जी सर। मई के महीने में 1999 में शुरू हुआ था, और ये युद्ध तकरीबन 2 महीने चला। जी और इसमें एक बहुत अहम चीज सामने आई कि इंडियन आर्मी का जो जवान है, उसकी जो स्पिरिट है और उसकी जो देशभक्ति है जी और उसका जो जज्बा है, उसमें वो उसका कहीं पर भी दुनिया में मुकाबला नहीं। तो कम समय में हमारी फौज ने अपनी पूरी प्लानिंग करी। चुनौती बहुत बड़ी थी। दुश्मन ने तकरीबन 150 किलोमीटर की जमीन पर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, और चोटियों पे अपने घुसपैठिए, जो उनकी एक्चुअली नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, पर वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि ये घुसपैठिए हैं। ये सारी डोमिनेटिंग हाइट्स के ऊपर आ चुके थे, और माउंटेन्स में आपने देखा होगा कि जो भी हाइट्स को डोमिनेट करता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और कई हाइट्स ऐसी थी जिसमें 75 टू 80 डिग्रीज ग्रेडियंट था, और 15,000 फीट के ऊपर थी। और इसमें फौज को लाना, फौज को एक्टिवलाइज करना और ये ऑपरेशन को अंजाम देना, ये मिलिट्री हिस्ट्री की मिसाल है। आज तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने ऐसी लड़ाई को अंजाम दिया। और हमारी जूनियर लीडरशिप, जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे,
और मेजर सर्वनन, हनीफुद्दीन, इस टाइप के हमारे जो यंग लीडर्स सामने आए और दुश्मन के छक्के छुड़ा दी। और हर एक ऑपरेशन, चाहे वो टाइगर हिल का हो, टोलोलिंग का हो, 0.4875 का हो, और पूरी मश्को वैली, हमारी देश की इज्जत बरकरार रखी और 800 के करीब पाकिस्तानियों को हलाक किया और अपनी जान की न परवाह करते हुए हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए। और हम उस दिन से और आज तक उनकी जो शहादत है, हम ये उसको याद करते हैं और ये देश को भूलना नहीं चाहिए जो कुर्बानी हमारे जवानों ने दी है। एक डिग्निटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ और एक बिफिटिंग रिप्लाई, जवाब दिया है पाकिस्तान की चालबाजी को। जैसे वो लाहौर डिक्लेरेशन फरवरी 99 में वाजपेयी साहब ने और नवाज शरीफ के बीच में हुआ था, जब ये मिल रहे थे लाहौर में, ये पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान ऑलरेडी प्लान कर रहा था और जो उनके आर्मी चीफ थे मुशर्रफ, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को पूरी जानकारी दे रहे थे। मीडिया में गलत है ये खबर जो ये बोलती है कि नवाज शरीफ को पता ही नहीं था इस ऑपरेशन के बारे में। सब कुछ पता था उसको और एक चालबाजी की तरह वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे और पीस टॉक्स कर रहे थे और उनके पीठ के पीछे जो साजिश रची जा रही थी उसका खुलासा पाकिस्तान के खुद जनरल ने किया है। रिसेंटली एक किताब लिखी है उस जनरल ने और उसमें पूरा खुलासा किया इसके बारे में। ये जो ऑपरेशन बदर जो है ये पाकिस्तान जो प्लान कर रहा था और इसको कैसे अंजाम में जो सामने लेके आने वाला था। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चलूँ कि राजन सर जिस किताब की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति और वहाँ के आर्मी के जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिखी है, जिसका नाम है इन द लाइन ऑफ फायर। जी तो सर मेरा सर आपसे दूसरा सवाल ये है कि सर आप क्या मानते हैं कि जो भारतीय सेना के जो 527 वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और 1300 से ज़्यादा जो घायल सैनिक थे जिन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया कारगिल के अंदर, उनसे सर आजकल के जो हमारे जो यूथ है उसको सर क्या सीख मिलती है और उनको क्या सीखना चाहिए सर, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं सर। सबसे पहले आज के दिन मैं अपने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। देश के लिए मिसाल बने हैं वो और हमारे यूथ के लिए एक मैसेज है कि कोई भी चीज अगर आपने हासिल करनी है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि हम अपनी लिमिट अपने बनाते हैं अपने माइंड में, योर लिमिट इज ओनली योर इमेजिनेशन। जितना आप सोच सकते हैं आपकी लिमिट उतनी ही बढ़ती जाती है। और ये एक सबसे अहम मैसेज है कि अगर आपने कोई भी चीज हासिल करनी है तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे वो
15,000 फीट की चोटी, 80 डिग्रीज का ग्रेडियंट, जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है, वो हमारे जवानों ने हासिल किया। और हमारी यूथ को ये एक सीख मिलती है कि हमारे देश के ऊपर कोई भी अगर आंच आए या कोई भी हमारा बुरा सोचे, तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। और मैं अपनी यंग जनरेशन को आज के दिन ये बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीर फौजियों से कुछ सीख लेके जाएं, देश की भावना अपने में पैदा करें। जिस भी फील्ड में आप हैं आज, ये आप एक योद्धा हैं, और उस फील्ड में आपको मेहनत करनी है, लगन करनी है, और अपना नाम रोशन करना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। जी, तो सर मेरा सर आपसे इसी माध्यम से एक प्रश्न है सर, जिसका मुझे ये थोड़ा जानकारी बताएं कि सर हमारी जो भारतीय सेना थी सर, उसके लिए कारगिल युद्ध में कुछ क्या कमियां ऐसी रह गई थी जिनका सामना वहाँ पे हमारे सैनिकों को करना पड़ा, और जो अभी 22 साल बाद क्या भारतीय सेना उन पूरी जो गलतियां हुई कारगिल कैंपेन में, तो क्या उनसे क्या सीख ली है और क्या चेंजेस लाए हैं अपने पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर, वॉर स्ट्रेटेजी में, उसके बारे में सर कुछ बताएं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये हिमांशु। 22 साल में हमारी फौज ने काफी मॉडर्नाइजेशन हुई है। सबसे पहले जो हमको सीख मिली कि हमारी इंटेलिजेंस जो थी वो वीक थी, हमारी जो सर्वेलेंस थी वो वीक थी, और इसीलिए कारगिल रिव्यू कमेटी जो बैठी थी डॉक्टर सुब्रमण्यम के अंडर, जो एनएसए थे उस टाइम के, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन को अंजाम दिया गया है, और वो है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। आज डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी कायम है, और हमारी जो सर्वेलेंस है, स्मार्ट फेंसिंग है बॉर्डर पे, सेंसर्स लगे हुए हैं, ड्रोन का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सर्वेलेंस के लिए, और इस तरीके के हमारे पास काफी आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट फौज की जो हमारी कमी आई थी सामने, वो आई थी कि हमको अपनी आर्टिलरी को मजबूत करना है। आपको याद होगा कारगिल में बफोर्स गन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और ये सीख हमको मिली थी माउंटेन वॉरफेयर में कि आर्टिलरी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम में धनुष गन जो बनी है, बफोर्स से भी बेहतर गन हमारी डीआरडीओ ने और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने बनाई है। तीसरा, एक एनटीआरओ का गठन हुआ, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी और अपनी जो टेक्नोलॉजी को लेके आए, जिसमें हमने टेररिस्ट के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट, और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी काम कर रही है, हमने उनको और मजबूत किया। चौथा, हमारी एयरफोर्स की काबिलियत में बहुत फर्क पड़ा है। हमारी राफेल आया है हमारी एयरफोर्स में,
हमारे जो एयर वेपन्स है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ी है, हमारी रीच बढ़ी है। जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, उसमें हमने पूरे दुनिया को प्रमाण दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर भी घुसपैठ कर सकते हैं और उनको सबक सिखा सकते हैं अगर वो टेररिस्ट कैंप्स अपने देश के अंदर बढ़ावा देते हैं उसको। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हमारा जो एमुनिशन था, जितनी एमुनिशन की हमारी कमी थी, हमने सारी एमुनिशन की अपनी कमी को पूरा किया है। आज की डेट में चाइना बॉर्डर पे, लद्दाख पे जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुई है इंडियन आर्मी की और लॉजिस्टिक्स जो हमने, हमारा जो एमुनिशन, हमारा जो फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, हमारी गाड़ियां, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे अल्ट्रालाइट होवाइजर्स, हमारे असॉल्ट राइफल्स, ये सारी जो नए हथियार हमने लिए हैं और वो हमने चाइना बॉर्डर पे तैनात किए हैं। ये सारी उपलब्धियां हमारी फौज की पिछले 20 साल में हुई हैं और अभी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पिछले साल, उसके होते हुए हमारी जो फ्यूचर प्रोक्योरमेंट्स होने वाली हैं वो काफी जल्दी होंगी, टाइम बाउंड होंगी और पूरी प्लानिंग के साथ होंगी। जी, तो इस पर सर मैं एक छोटा सा पॉइंट भी ऐड करते चलूँ अपने दर्शकों के लिए कि जो कारगिल के अंदर जो हाइट्स, बैरन हाइट्स थी जो सर्दियों के अंदर वैकेट कर दी जाती थी, उन हाइट्स पे भी आजकल ऑल वेदर जो है डिप्लॉयमेंट रहता है इंडियन आर्मी के ट्रूप्स का, चाहे तो गर्मी हो या सर्दी हो, 24/7 सर्विलेंस वहाँ पे रहता है ताकि कारगिल जैसी मिसहैपनिंग उस एरिया में दोबारा ना हो। तो सर मेरा सर इसी बात पे एक आपसे सवाल है कि सर आप क्या मानते हैं कि जो पाकिस्तान था उसने अपने सोल्जर्स की जो डेड बॉडी है उनको क्यों नहीं सर एक्सेप्ट किया कारगिल वॉर के टाइम पे? देखिए, जब पाकिस्तान ने दुनिया को ये डिक्लेयर किया था कि उनकी आर्मी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कारगिल में घुसपैठ नहीं किया है और ये मुजाहिदीन थे जो आए थे, तो वो अपने इस स्टेटमेंट से वापस नहीं जा सकता था। और वो एक ऐसी फौज है जो अपने जवानों की जो कुर्बानी है वो उसको भी नजरअंदाज करती है। चाइना की आर्मी भी ऐसी है। आपने देखा होगा गलवान में हमने तकरीबन 50 चाइनीज सोल्जर्स को मारा था, पर पीएलए ने उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं किया अपने कैजुअलिटीज का। और अगर आप इंडियन आर्मी का मिसाल लें तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मॉरल आर्मी है। ये अपने जवान की जो कुर्बानी है ये उसको सरअंजाम देती है, उसको रिस्पेक्ट देती है। और एक सोल्जर का जो फेयरवेल होता है वो किस तरीके से होना चाहिए, ये हमारी फौज से बेहतर और कोई नहीं करता। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो पाकिस्तान की जो गलतियां थी जो उसने 1999 के कारगिल वॉर में करी थी, क्या ये मिस हैपनिंग पाकिस्तान दोबारा करने की हिम्मत रखता है फ्यूचर के अंदर? उसके बारे में सर आपका क्या मानना है?
देखिए, आज पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कारगिल के टाइम थी, आज वो नहीं। और इसीलिए पाकिस्तान चाइना से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगता है। एफएटीएफ में पाकिस्तान आ चुका है, उसकी ग्रे लिस्ट में। बिल्कुल सर। पूरी आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से उसकी फंडिंग बंद हो चुकी है। सऊदी अरेबिया ने उसका साथ छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान के पास आज दम नहीं है इंडिया को ललकारने का, और इसीलिए वो चाइना का साथ दे रहा है। और जो अभी के हालात हैं, जो अफगानिस्तान में अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और वो अपनी इसको प्रेजेंस कोवर्टली अफगानिस्तान में शो कर रहा है, तालिबान की मदद कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं है ये कि दोबारा वो ऐसी हिमाकत कर सकता है जो उसने कारगिल में की है, और अगर करता भी है तो भारतीय फौज उसके लिए तैयार है। जी, तो सर आपका सर आज बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समझ लेने के लिए इस कारगिल विजय दिवस के इस खास प्रोग्राम में। और मैं अपने इस प्रोग्राम के द्वारा उन सभी 527 शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी ज़िंदगी की हमारे को सेफ रखने के लिए, क्योंकि आर्मी में एक कहावत है, वी आर डाइंग फॉर योर बेटर टुमारो। तो इसके लिए वी सेक्रीफाइस आवर टुडे फॉर योर बेटर टुमारो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी उन भारतीय नागरिकों से कि कृपया 26 जुलाई को 2 मिनट के लिए मौन रखें और उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपने परिवार का त्याग करके अपने देश के लिए कुर्बानियां दी और अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए घुसपैठियों को खदेड़ा और वहाँ पे शहीद हुए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी अपने दर्शकों से कि एक बार ज़िंदगी में ज़रूर कारगिल वॉर मेमोरियल पे जाएं और जाकर उस इलाके की तस्वीर देखें कि किन मुश्किलों हालातों का सामना करते हुए हमारे जवानों ने उस पूरे धैर्य और शौर्य से उस पूरे इलाके में तक पे कब्जा जमाया वापस से, और कैसे दुश्मन को मार भगाया। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। धन्यवाद। जय हिंद।